तो बात करते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस की। तो हम देखते हैं कि पहले हमारे पास जो इक्वेशन है वो है कुछ इस तरह से डेल डॉट ई इज़ इक्वल टू रो और एप्सिलॉन नॉट। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये गाउस लॉ है। डेल जो है ये बेसिकली डिफरेंशियल ऑपरेटर है। रो ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इंटेंसिटी जो है ये वेक्टर फील्ड फॉर्म में है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में। रो जो है ये चार वॉल्यूम चार डेंसिटी है। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट जो है वेल नोन कांस्टेंट है। तो ये गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड इक्वेशन जो है वो डेल डॉट बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। ये एक वेल नोन जनरलाइजेशन या फैक्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का एक पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दो पोल जो हैं वो होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अगर दो पोल ना हो तो एक पोल जो है वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आप किसी भी मैग्नेट को तोड़ कर जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जिसको जितना मर्ज़ी फाइंड कर लें, उसके दोनों पोल जो हैं वो रहेंगे। अच्छा, इसके बाद थर्ड इक्वेशन जो है वो है डेल क्रॉस ई इज़ इक्वल टू माइनस पार्शल बी ओवर पार्शल टी। तो ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जिससे हमें यह आइडिया होता है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है, और उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो करता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन की, जो कि है हमारे पास डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। यहाँ पे आप देख रहे हैं डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो ये एम्पेयर्स लॉ है, एम्पेयर्स सर्किटल लॉ। यहाँ पे जे जो है वो वॉल्यूम करंट डेंसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि म्यू नॉट जो है ये परमेबिलिटी या फ्री स्पेस है। तो ये मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, और अगर आप गौर करें तो ये चारों इक्वेशंस जो हैं वो बेसिकली कर्ल और डाइवर्जेंस हैं मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो उन्हीं डाइवर्जेंस और कर्ल्स के रिज़ल्ट हमें जो है वो लाज की फॉर्म में मिलते हैं, और ये लाज जो हैं पहले से ड्राइव थे, मैक्सवेल ने इनको ड्राइव नहीं किया था। मैक्सवेल ने जस्ट इनको कम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और फिर साथ में इन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करते हुए ये एक्सप्लेन किया कि बेसिकली इन्हीं इक्वेशंस को अगर हम इस्तेमाल करें हैं तो हम पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी शामिल हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोडायनामिक्स के जितने भी फिनोमेनन्स हैं वो इन इक्वेशंस की मदद से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें डेरिवेशन की, तो स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन की डेरिवेशन डिस्कस करेंगे, जो कि है गाउस लॉ। हम पहले भी ड्राइव कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा दोबारा से ड्राइव कर लेंगे। और पहले हम ड्राइव कर चुके हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स 1 के कोर्स में। अगर हम बात करें सेकंड इक्वेशन की, इसकी बाद में बात करते हैं। चलें जी, पहले थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में जो इक्वेशन है फैराडेज लॉ, तो फैराडेज लॉ को हम, यानी कि ये डिफरेंशियल फॉर्म में है तो इसको भी हम ड्राइव करेंगे। पहले ड्राइव कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा से फिर से ड्राइव करेंगे। फोर्थ इक्वेशन एम्पेयर्स लॉ है, तो एम्पेयर्स लॉ को हम ड्राइव भी करेंगे, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि बेसिकली एम्पेयर्स लॉ की ये फॉर्म जो है, जो कि एम्पेयर ने ही ड्राइव करके बताई थी, ये कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ करेक्शन होने वाली है। वो करेक्शन क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे जब हम इसको ड्राइव करेंगे, और साथ में वो करेक्शन भी करेंगे जो कि एक्चुअली मैक्सवेल ने ही की थी। अब बात करते हैं हम सेकेंड इक्वेशन की। तो जी, सेकेंड इक्वेशन में अगर हम इसको ड्राइव करें, ये बेसिकली एक जनरलाइजेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका डाइवर्जेंस ज़ीरो है, यानी कि ये डाइवर्ज नहीं करता। अगर ये डाइवर्ज कर सकता होता तो उसके लिए एक ही कंडीशन थी कि इसका मोनोपोल होता, तो जहाँ से ये बाहर की तरफ स्प्रेड आउट होता। लेकिन ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह से ये नहीं है। अगर हम फ़र्ज़ भी कर लें कि इसका मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए हमें क्या एक्चुअली सपोज करना पड़ेगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह हमें मैग्नेटिक चार्ज सपोज करना पड़ेगा। अब फ़र्ज़ करें हम किसी जगह पे एक मैग्नेटिक चार्ज सपोज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैं एक मैग्नेटिक चार्ज को सपोज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये बेसिकली नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मैं पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मेरे पास सिर्फ नॉर्थ पोल ही है। अब इस मैग्नेटिक चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वो डेफिनेटली कहीं पे तो जाके ज़ीरो होगा, और जहाँ पे वो पोटेंशियल जाके ज़ीरो होगा उस पोटेंशियल को, चले मैं ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड के पोटेंशियल को, ठीक है जी। तो ये जहाँ पे जाके ज़ीरो होगा तो उस पॉइंट को
उस पॉइंट को हम इनफाइनाइट पॉइंट ले लेंगे। आमतौर पर हम यही करते हैं कि हम मतलब यही सपोज कर लेते हैं कि किसी भी चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड जो है फील्ड जो है वो किसी भी बॉडी का वो कहाँ जहाँ पे ज़ीरो होता है वहाँ वो इनफाइनाइट पॉइंट होता है, या अनडिफाइंड, या मतलब इतनी दूर होता है कि उस चार्ज के साइज़ के मुकाबले में उसका डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर हम ये सपोज कर लेते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर हम इस चार्ज को क्लोज़ कर दें एक बॉडी में, अच्छा हमने क्लोज़ कर दिया, तो फिर इसका मतलब ये है कि इस बॉडी से बाहर भी इसका फ्लक्स जो है वो जाना चाहिए। इस चार्ज का, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस चार्ज का फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक चार्ज की हम बात कर रहे हैं, और नॉर्थ पोल को हमने पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। मैं जी ये रेज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको दोबारा बनाता हूँ ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर सकें। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नेटिक चार्ज, जो कि बेसिकली एन पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैंने इसके गिर्द एक सरफेस ले ली है, एक क्लोज सरफेस ले ली है, और मैं कह रहा हूँ कि अगर इसका पोटेंशियल जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ज़ीरो होता है कहाँ पे, इनफाइनाइट पॉइंट पे, तो इसका मतलब यह है कि इस चार्ज का, मैग्नेटिक चार्ज का फ्लक्स जो है इस बॉडी से बाहर जाना चाहिए। तो फिर इसका फ्लक्स जो है वो बॉडी की सरफेस पे या बॉडी से बाहर कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉडी से मुराद ये सरफेस जो मैंने सर्कुलर फॉर्म में इसके गिर्द ड्रॉ की है। एग्जैक्टली सर्कल ना भी हो तो ये बस क्लोज सरफेस है, तो जिसके बाहर जो है ये चार्ज का फ्लक्स जा रहा है। अब ये तो हमारी सपोजिशन है, हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हम क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम ये करेंगे जी कि हम एक बार मैग्नेट लेंगे और उस बार मैग्नेट को हम एक सरफेस में क्लोज़ कर देंगे। बहुत छोटा सा बार मैग्नेट भी ले लें, तो हमने अगर उसको सरफेस में क्लोज़ किया और फिर हमने चेक करना है ये कि सरफेस से बाहर उसका फ्लक्स जा रहा है या नहीं हमारी सपोजिशन के मुताबिक। और साथ में हमने ये भी सपोज कर लिया है कि बेसिकली मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा है और हमारे पास सिर्फ नॉर्थ पोल है। तो प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम चाहे जितना मर्ज़ी छोटा या बड़ा बार मैग्नेट ले लें, प्रैक्टिकली उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा या उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो सरफेस से बाहर हमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बेसिकली दोनों पोल जो हैं वो उस मैग्नेटिक फील्ड के, उस मैग्नेट के उसके अंदर होंगे। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम ये एक छोटा सा बार मैग्नेट रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मैं थोड़ा प्रॉपर तरीके से इसको ड्रॉ करता हूँ। तो ये यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं, या ये वाला नॉर्थ पोल और ये वाला साउथ पोल। अब क्या होगा, इंटरनली तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं स्ट्रेट होंगी, और इसमें अगर एक्सटर्नली देखें तो वो कुछ इस तरह से जनरेट होंगी। तो यानी कि ये लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल पे एंड हो जाएंगी। चले मैं इनकी डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे, तो कुछ इस फॉर्म में। तो अब अगर इस फॉर्म में ये मैग्नेटिक लाइंस हैं, लाइंस ऑफ फोर्स हैं, तो फिर हमें इससे क्लियरली आइडिया हो जाना चाहिए कि ये सरफेस से तो बाहर जा ही नहीं सकेंगी। तो सरफेस से बाहर नहीं जाएंगी तो फिर इसका मतलब ये है कि फ्लक्स सरफेस से बाहर नहीं जाएगा। अगर फ्लक्स सरफेस से बाहर नहीं जाएगा तो फिर ये क्लियर बात है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारी अब तक की जो रिसर्च और अब तक की जो डिस्कशन और अब तक की जो फिज़िक्स है वो हमें यही बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए डेल डॉट बी जो है वो ज़ीरो है। तो स्टूडेंट्स मैक्सवेल इक्वेशंस को मज़ीद डिस्कस करेंगे। मैक्सवेल इक्वेशन में हम सबसे पहले डेल डॉट ई इज़ इक्वल टू रो और एप्सिलॉन नॉट को अगर ड्राइव करना चाहें तो हम स्टार्ट करेंगे फ्लक्स से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमने फाइंड आउट करना हो किसी भी सरफेस में से, तो फार्मूला है हमारे पास ई डॉट डी, ये जनरल फार्मूला है। तो ई के लिए हम जानते हैं कि एक्सप्रेशन है 1/4 क्यू ओवर आर स्केयर आर यूनिट वेक्टर। आर यूनिट वेक्टर जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब फ़र्ज़ करें कि जब हमारा चार्ज है ये इनक्लोज्ड है एक स्फीयर में, तो हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स लेंगे, तो हमारे पास जो डी ए है यानी कि एरिया एलिमेंट जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। और आर यूनिट वेक्टर यानी कि इस एलिमेंट एरिया की डायरेक्शन जो है वो वही होगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि फ्लक्स जो है ये उसी डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा
जिस डायरेक्शन में जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन होगी, यानी कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम जब होगी तो फ्लक्स हमें मैक्सिमम मिलेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया आपस में परपेंडिकुलर आ जाते हैं तो फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। तो अब हमें अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमारे पास Q और 4πε0 जो है ये कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल हमारे पास आएगा थीटा पे और फाई पे। तो थीटा में साइन थीटा डी थीटा है, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस थीटा आएगा और कॉस थीटा पे लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to पाई, तो हमें +2 मिलेगा। और इसके बाद डी फाई पे इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो हमें 2 पाई मिल जाएगा लिमिट्स अप्लाई करने के बाद। तो साइन थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन से हमें मिला 2 और डी फाई की इंटीग्रेशन से मिला हमें 2 पाई, दोनों मल्टीप्लाई होकर 4 पाई हो जाएंगे, तो ये 4 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। और स्टूडेंट्स ये जो स्टेप्स मैंने वैसे ही डिस्क्राइब किए हैं ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप खुद से ड्राइव करें, खुद से सॉल्व करें, ये सिंपल मैथमेटिक्स ही है। तो जब ये 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास Q और एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्लक्स हमारे पास फाई ई आ जाएगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में। अब अगला हमारा स्टेप ये है कि हम ये सपोज करते हैं कि बेसिकली हमारे जो स्फेरिकल सरफेस थी उसके अंदर कोई एक चार्ज नहीं है। ये तो हमने एक चार्ज की वजह से फ्लक्स फाइंड आउट किया जो सरफेस में से है। उस सरफेस स्फीयर में बहुत सारे चार्जेस हैं और बहुत सारे चार्जेस जो हैं वो स्प्रेड आउट हुए हुए हैं उस सरफेस के अंदर। तो फिर हम बहुत सारे चार्जेस की वजह से अगर फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फाई ई जो है वो फिर इसका मतलब है समीशन आएगा। अगर हमारे पास चार्जेस जो हैं वो 1 से लेकर n तक हैं तो सब पे समीशन आएगा, और समीशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से जब समीशन आएगा तो चार्जेस पे आएगा। अल्टीमेटली हम जो है वो ये लिख सकते हैं कि क्यू आई ओवर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब ये क्यू आई जो है जब इनको हम सम अप करेंगे तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा, यानी कि यही इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्मेट में आ सकती है। क्यू टोटल या कैपिटल क्यू जो है ये टोटल चार्ज को जो कि इनक्लोज्ड है सरफेस के अंदर उसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि समीशन के बाद हमें जो टोटल चार्ज मिला और एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स जो है वो हमें फिर टोटल फ्लक्स जो बहुत सारे चार्जेस की वजह से वो चार्जेस सरफेस के अंदर क्लोज्ड हैं उनकी वजह से हमें इस फॉर्म में मिलेगा। मैंने दोबारा इसलिए लिखा है ताकि इसको नंबर जो दूँ वो आप देख सकें। तो मैंने इसको 2 नंबर दिया है। तो स्टूडेंट्स फ्लक्स हमारे पास Q इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में आया, नंबर 2 दे दिया। और हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने फ्लक्स की जनरल इक्वेशन से जो कि क्लोज इंटेग्रल ई डॉट डी ए था, क्लोज सरफेस इंटेग्रल है ये। तो अब ज़रा गौर करें कि इक्वेशन 2 और ये नीचे वाली इक्वेशन दोनों फ्लक्स के लिए हैं, कंपेयर करें तो हम फिर लिख सकते हैं कि क्लोज इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज़ इक्वल टू क्यू इनक्लोज और एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास बड़ी बेसिक सी इक्वेशन है, और वो है हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्री यानी कि वॉल्यूमेट्रिक सिमेट्री है। तो इसका मतलब है कि इंटेग्रल ओवर वॉल्यूम इन रो डी टॉर। तो इसकी मदद से हम टोटल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि रो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, और डी टॉ जो है ये वॉल्यूम एलिमेंट है जिस पे हमने ओवरऑल इंटीग्रेट करना है। तो अच्छा, इस यहाँ से अगर हम देखें तो हम यहाँ पे इक्वेशन 3 में क्यू इनक्लोज्ड की जगह एक्सप्रेशन पुट कर सकते हैं ये वाली। तो अगर हम पुट करें तो फिर यही वाली हमारे पास इक्वेशन 3 की मैं बात करूँ ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। क्लोज इन सरफेस इंटेग्रल ई डॉट डी ए इज़ इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन नॉट जो है, यानी कि ये वाला एप्सिलॉन नॉट जो कि डिनोमिनेटर में है इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, रेसिप्रोकल फॉर्म में है वॉल्यूम इंटेग्रल। अच्छा, ये भी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है रो डी टॉ। तो ये बेसिकली ये इक्वेशन जो है ये यानी कि ये एक्सप्रेशन ये इंटेग्रल वाली जो टर्म है ये मैंने लिखी है यहाँ से क्यू इनक्लोज की जगह। इसको हम 4th इक्वेशन का नंबर दे देते हैं।
ताकि रेफरेंस के तौर पर बाद में इस नंबर को हम यूज़ कर सकें। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर हम इस क्लोज इंटेग्रल को इस पे अगर हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करें तो ई डॉट डी ए सरफेस इंटेग्रल जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम इंटेग्रल में, यानी कि डेल डॉट ई तो इनटू डी टॉ। तो अब इक्वेशन 4 में अगर हम लेफ़्ट साइड पे क्लोज इंटेग्रल सरफेस इंटेग्रल की जगह डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हुए ये टर्म पुट करें तो हमारे पास फिर फोर्थ इक्वेशन जो है कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। वॉल्यूम इंटेग्रल डेल डॉट ई डी टॉ इज़ इक्वल टू, मैं कुछ मॉडिफाई करके राइट साइड लिख रहा हूँ, रो एप्सिलॉन नॉट को इसके साथ लिख रहा हूँ इनटू डी टा। तो अब देखें कि दोनों साइडों पे वॉल्यूम इंटेग्रल है, तो अगर हम वॉल्यूम इंटेग्रल को रिप्लेस कर दें, हटा दें, तो हमारे पास बाकी जो बचेगा वो ये बचेगा डेल डॉट ई इज़ इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये है गाउस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म जो कि एक्चुअली हम प्रूव करना चाहते थे, जो कि मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन कहलाती है। मैक्सवेल इक्वेशंस में फ्राइडेस लॉ डिफरेंशियल फॉर्म में हमारे पास डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी है। तो ये फ्राइडे लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म है, हमने ये ड्राइव भी करनी है। यहाँ पे आप देखें कि मैंने एक वॉल्यूम लिया हुआ है और उस वॉल्यूम में एक वॉल्यूम एलिमेंट डी टॉप प्राइम लिया हुआ है। तो ये छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट है और ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को चलें हम पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस पॉइंट पे हमने फ्लक्स फाइंड आउट करना है और ये पॉइंट इस वॉल्यूम एलिमेंट से आर डिस्टेंस पे है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से देखें तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी हैं। हमारे पास इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो पोजीशन वेक्टर हमने पोजीशन वेक्टर आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है और जो इस वॉल्यूम एलिमेंट का जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के लिहाज से वो आर प्राइम है, यानी कि डी टा जो है ये प्राइम्ड एलिमेंट पे प्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट है, जबकि पी जो है ये ओरिजिन के लिहाज से अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट है। दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है यानी कि वॉल्यूम एलिमेंट और पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस हमने आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ से हमें क्लियर है कि जो ये आर है ये बेसिकली बराबर है आर माइनस आर प्राइम के। ये क्लियरली आप देख रहे होंगे कि ये चीज़ जो है वो क्लियरली हमें मिलती है वेक्टर हेड टू टेल रूल से, वेक्टर्स के हेड टू टेल रूल से। तो हमने बात की थी कि पॉइंट पी पे हमने फ्लक्स फाइंड आउट करना है डीटा प्राइम की वजह से जो है यहाँ पे इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर हमारे पास एक करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और ये अनस्टेडी करंट है। तो हमने अगर फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो हमारे पास फार्मूला है इंटेग्रल बी डॉट डी ए, और क्योंकि ये अनस्टेडी करंट है यानी कि चेंजिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसका फ्लक्स चेंज होगा और हम जानते हैं कंडक्टर के अलॉन्ग, और ये जो हमारे पास एलिमेंट है ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अलॉन्ग जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होती है, तो उस ईएमएफ को फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास माइनस डी फाई बी ओवर डी टी है। इसको इक्वेशन 2 हमने कहा हुआ है। इसके साथ साथ हम जानते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो बराबर है क्लोज इंटेग्रल ई डॉट डी एल के, इक्वेशन 3 से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करें, दोनों ईएमएफ के लिए हैं, तो फिर राइट साइड्स कंपेयर होकर हमारे पास क्लोज इंटेग्रल ई डॉट डी एल बराबर आ जाता है माइनस डी फाई बी ओवर डी टी के। इसको हमने इक्वेशन 4 कहा हुआ है। अब इक्वेशन 4 में हमने इक्वेशन 1 से फाई बी की जो राइट साइड है उसको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। तो इक्वेशन 4 में हम फाई बी की जगह जब इक्वेशन 1 से फाई बी की एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास माइनस इंटेग्रल डी डेफिनेट इंटेग्रल को हम डेरिवेटिव को हम पार्शियल में कन्वर्ट कर देते हैं, पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी टाइम डेरिवेटिव है। अच्छा, ये डॉट डी ए आ जाएगा। अब अगली बात यह है कि बी पे ही टाइम डेरिवेटिव क्यों आया, तो हम जानते हैं कि एरिया तो यहाँ पे टाइम के लिहाज से चेंज नहीं होगा,
तो एरिया एलिमेंट टाइम के लिहाज से चेंज नहीं होगा, तो फिर इस पे टाइम डेरिवेटिव नहीं आएगा। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के लिहाज से वेरी कर सकता है, तो यही वेरी करेगा मैग्नेटिक फील्ड टाइम के लिहाज से, तो इसी पे फिर जो है वो टाइम डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो फिर हमारे पास क्लोज इंटेग्रल ई डॉट डी एल जो कि लाइन इंटेग्रल है, ये बराबर आ गया है माइनस इंटेग्रल पार्शियल बी और पार्शियल टी डॉट डी ए के। अच्छा, अब जो लेफ़्ट साइड है इस पर अगर हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करें तो क्लोज ई डॉट डी एल लाइन इंटेग्रल जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा कर्ल के कर्ल इंटेग्रल के जो कि एरिया एलिमेंट पे होगा, तो ये आ जाएगा इंटेग्रल डेल क्रॉस ई डॉट डी ए। अच्छा, अब हम यहाँ पे लाइन इंटेग्रल की जगह स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हुए ये जो हमारे पास फॉर्मेट आया है ये पुट करेंगे, तो हमारे पास इंटेग्रल डेल क्रॉस ई डॉट डी ए इज़ इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस और ये राइट साइड यानी कि इंटेग्रल पार्शियल बी और पार्शियल टी डॉट डी ए। आप देखें कि इस तरफ भी एरिया इंटेग्रल है और यानी कि सरफेस इंटेग्रल, और इस तरफ भी सरफेस इंटेग्रल है। तो इसका मतलब है सरफेस इंटेग्रल को अगर हम यहाँ पे एलिमिनेट कर दें, हटा दें, तो हमारे पास ये बाकी रह जाता है डेल क्रॉस ई लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे रह जाता है माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी। तो डेल क्रॉस ई इज़ इक्वल टू माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी, यही फ्राडे लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म है जो कि एक्चुअली हमने ड्राइव करनी थी।